करते हैं। आज नाइट क्लास छोड़ना मत, सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, फ्री है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने का है उसमें। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट आपको, उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि आपको बताया जाएगा, लेकिन कब बताया जाएगा वो निश्चित नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं, आज और कल कल थोड़ा सा मेरे घर में शादी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 3:30 और 4 के बीच में आपकी क्लास कल अटेंड करूं। कल संडे डेमो क्लास, लेकिन आज की डेमो क्लास रहेगी जो स्पेशली अगर आपको देखना है, सुनना है, 3:30 बजे से। जो डेमो क्लास हमारा पर्टिकुलर ऐप पे होने वाला है वो आज 3:30 बजे आपको एसएमएस आएगा। आप एसएमएस के माध्यम से ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। आप लोग अपने मोबाइल में जो नेटवर्क इंटरनेट है उसको चालू रखिएगा, और इंटरनेट चालू रखने के बाद जब मैसेज आएगा तुरंत आपको ऐप के माध्यम से मैसेज पहुंच जाएगा जब मैं लाइव क्लास लूंगा। एक एक करके सारे इंटर हो जाना। इंटर होने के बाद में आपको जब क्वेश्चनिंग आ रहा होगा तब आप वहां पर जब हैंड राइज करेंगे, मैं आपको क्लिक करूंगा तभी आप बोल पाएंगे। और दूसरी बात मैं क्लियर बता देता हूं, वहां पर वीडियो का कोई फंक्शन नहीं है। आप लोग जो गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग, अब कल भी रात में मुझे बुरा लग रहा था, कई नए लोग हैं वो डिस्टर्बेंसेस कर रहे थे, यानी लाइव स्क्रीन खोल के बैठ जाते हैं। वो दिक्कत आती है मुझे पढ़ाने में, और साथ में कई लोगों को, आप में भी कई लोग इस प्रकार के दिक्कत से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनका साउंड वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है, आपको जो सुनना है, देखना है, तो आप केवल मुझे देखिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट आपको मिल रहा है, और आपका रिजल्ट मुझे तब मिलेगा जब आप वर्क करेंगे। लेकिन रिजल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे कर रहे हो, तो आपको कैसे वहां पर समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो सब, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था, मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी को नहीं देखना। ठीक है। मुझे किसी को नहीं देखना, केवल सुनना है। आप केवल मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो जो लोग हैंड राइज करेंगे मैं उनका क्लिक करके, वहां पर राइट हैंड आएगा, मैं उसको क्लिक करूंगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। जवाब करने के बाद मैं वहां पर उसको हटा दूंगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वहां पर दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन लगातार होता रहता है। ठीक है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है, चूंकि हम लोग काफी कुछ सब्जेक्ट हमारे रह गए थे इंडोक्राइन के, तो हम चाह रहे हैं कि उसको बीच बीच में लेकर एक एक दो दो चैप्टर लेकर पूरा करते चले। ठीक है। केवल इसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड रह जाएगा, तो आज मैं जो है कंप्लीट करूंगा आपको डायबिटीज के लेवल पर। डायबिटीज का हमारा हाइपो एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियास और हाइपर एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियास का लेवल बचा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो बता दिया तो डायबिटीज के लेवल पर मास्टर हो जाएंगे दोस्तों आप। याद रखिएगा, हाइपो एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियास के लेवल पर देखोगे तो सबसे पहले आपको डायबिटीज मेलाइटस नजर आएगा। लेकिन उसके भी पहले, अगर हम अभी इंडोक्राइन के पार्ट पे पढ़ रहे हैं तो इंडोक्राइनल सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जब एक्सोक्राइनल पार्ट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि डाइजेस्टिव प्रोसेस रिड्यूस हो रही है। ठीक है। तो पेनक्रियास की अगर हाइपो एक्टिविटी होगी तो वहां पर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ एंडोक्राइन, स्पेशली पेनक्रियास की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव फंक्शन गड़बड़ होगा, उसके बाद में वहां पर एडवर्स इफेक्ट नजर आएगा दोस्तों। तो जब डायबिटिक मेलाइटिस की बात करते हो तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आप सभी जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो, जो हाई ब्लड ग्लूकोज के लेवल के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है, जो हमेशा अन्य डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के द्वारा एसोसिएटेड होता है दोस्तों। सिंपली अगर डायबिटीज का मतलब आप देखोगे, डायबिटीज का मतलब ये माना जाता है मॉडर्न साइंस के द्वारा पोलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब जाना। ठीक है। सिंपल याद रखिएगा, मेलाइटिस, डायबिटीज का मतलब होता है पोलीयूरिया यानी बार बार पेशाब जाना, और मेलाइटिस का मतलब होता है हनीनेम यानी डायबिटिक मेलाइटिस। थॉमस विलिस के द्वारा कॉइन किया गया था दोस्तों। जो यूरिन की स्वीटनेस को डिस्कवर जिन्होंने किया था, यानी यूरिन में शुगर को उन्होंने पहचाना था, इसीलिए 1675 में डायबिटीज के नाम से, डायबिटिक मेलाइटिस के नाम से इसका नाम दिया गया था दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत ही ब्रिलियंट नेटवर्क है। अगर आप समझते हैं तो केवल लैंग्वेज से समझ जाइए कि ज्यादातर केसेस में डायबिटिक मेलाइटिस इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होता है दोस्तों। ठीक है। याद रखिए, लेकिन चूंकि डायबिटिक मेलाइटिस है, और तो डायबिटिक मेलाइटिस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस इसी के बैकग्राउंड पे काम करता है। डायबिटिक मेलाइटिस के जो है सेवरल फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, कई फॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट केसेस के द्वारा, अलग अलग कॉजेस के कारण आप जब जाओगे तो डायबिटिक
मेलाइटिस को डेवलप करते हैं। प्राइमरी भी होता है या सेकेंडरी भी होता है दोस्तों। यानी डायबिटीज प्राइमरी कारण से भी होती है, सेकेंडरी कारण से भी होती है। यानी प्राइमरी मतलब पेनक्रियास के लेवल पर, सेकेंडरी मतलब अन्य कहीं से जो कंट्रोल करता है पेनक्रियास को, वहां के लेवल पर है दोस्तों। यानी प्राइमरी डायबिटीज अन्य डिसीज से रिलेटेड होती है दोस्तों, तो वहां पर केवल और केवल उसका फंक्शन पेनक्रियास का अफेक्टेड होगा तो डेवलप होती है। लेकिन जो सेकेंडरी डायबिटीज होती है पेनक्रियास की डिसीज या डैमेज के कारण, जो अन्य डिसीज के द्वारा किया गया है या अन्य फैक्टर के द्वारा किया गया है, उसके रूप में सेकेंडरी डायबिटीज के रूप में देखने को मिलता है। यानी पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया, आप देखो डायबिटिक मेलाइटिस आपका बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिसेंट क्लासिफिकेशन जो अभी मॉडर्न साइंस ने क्लासिफाइड किया है, वो प्राइमरी डायबिटीज को सिंपली दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस होता है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, याद रखना इसको दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है क्योंकि इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस में जो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार के डायबिटिक मेलाइटिस किसी भी एज में हो सकती है, किंतु याद रखिएगा यूजुअली 40 इयर्स के एज के पहले बहुत कॉमनली उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे करके जब सिम्टम आते हैं तब जो पर्सन अफेक्टेड होता है उसे इंसुलिन की इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस भी कहते हैं। अर्थात इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस जब ये इन्फेंसी में या चाइल्डहुड के दौरान देखने को मिलती है, उस कंडीशन में आप उसे बोलेंगे जुवेनाइल डायबिटिस। ठीक है, किसी ने मुझे पर्सनली फोन करके कहा था, सर आपने जुवेनाइल डायबिटिस का ट्रीटमेंट नहीं बताया। मैंने उनसे एक ही बात कहा था, आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा लेक्चर। और जब उन्होंने लेक्चर सुना तो उसके बाद मुझे कहा सॉरी सर आपने बताया। मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, आप सभी को एक चीज कहता हूं, आप एक एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं उसका पूरा पैराग्राफ आपको बताया जाता है, लेकिन आप बाय मिस्टेक करते हो। और उसके बाद कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लाइव ग्रुप में जुड़ते नहीं है, वो लोग अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, और जब बाद में सारी चीज वहां पर डलती है तो उसके बाद दूसरों को परेशान करते हैं कि आप बताइए ये कब किस चीज दिन हुआ, किस चीज किस कब हुआ, कहां हुआ। ठीक है, और वो फिर डिफिकल्टी क्रिएट करता है दोस्तों। याद रखिएगा जुवेनाइल डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी वैसे ही करना है, केवल डोजोलॉजी खतरनाक होती है। ठीक है, डोजोलॉजी चेंज होती है। याद रखिएगा मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो शायद मैंने आपको नहीं बताई, या बताई भी हो तो आप उसको समझे नहीं हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जब आप टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस की बात करते हो तो रैपिडली डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, रैपिड फेस के रूप में प्रोग्रेस होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये जब रैपिडली प्रोग्रेस होती है तो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। याद रख लेना, जब ये रैपिडली डेवलप होती है तो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है, किंतु ये एसिडोसिस और कीटोसिस के साथ जरूर मतलब एसोसिएटेड होती है। यानी किडनी के साथ जरूर इसका कहीं ना कहीं पंगा होता है। ठीक है, एसिडोसिस या कीटोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। और आप टिपिकली अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इनका संबंध एसिडोसिस कीटोसिस, इसका सीधा संबंध किडनी के माध्यम से होता है। ठीक है, याद रखना डायबिटिक 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है, केवल किडनी के एसिडोसिस और कीटोसिस के साथ सिंपली वहां पर अटैच होती है दोस्तों। अगर आपको ये सिंपल सा चीज समझ में आता है ना, तो फिर तो ट्रीटमेंट आप मैजिकली कर सकते हो। यही कारण है हमारे गुरुदेव वर्मा सर का, आपको याद हो उन्होंने कहा था कि उस बच्ची का 650 शुगर है, दूसरे दिन सुबह कराया तो वो परिवार वाले आश्चर्य हो गए। विदाउट इंसुलिन इंजेक्शन दोस्तों 350 पर आ गया। इट्स अ मिरेकल। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, आप केवल क्वालिटी मेंटेन कीजिए अपने माइंड की। आप माइंड के हिसाब से चलिए कि आपका माइंड क्या कह रहा है, मुझे प्रोटोकॉल कैसे सिलेक्ट करना है, डोसोलॉजी ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैं एक सिंपल एवरेज आपको दो चीज बता देता हूं। जब भी कभी किसी 12 साल से कम के बच्चे को देना डोज सेट नहीं करते आ रहा ना, आप सीधे 5 पॉइंट ड्रॉप कर दो। ठीक है, 5 साल से कम के बच्चे हो रहा ना, डोज सेट नहीं करते आ रहा, आप 2-2 ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप ये सोचो कि नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दो चीज देखना है। डोजोलॉजी जब दी जाती है तो डोजोलॉजी वहां पर डाइल्यूटेड के रूप में या फिर हाई कंटेंट के रूप में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाती है। ठीक है, यानी आप ऑन टंग दे रहे हो उसको पॉजिटिव डोज कहा जाता है, और जब आप पानी में घोल के देते हो उसको लाइटर डाइल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप उसको कह दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो पानी में घोल के दीजिए, यानी भले पॉजिटिव दे रहे हो उसको लाइटर डाइल्यूशन कर दीजिए आप। ठीक है, कोई भी डोज अगर आप D6 में सिलेक्ट कर रहे हो उसको पॉजिटिव देना है तो आप उसको ऑन टंग दे सकते हो, वो पॉजिटिव डोज हो गया।
ठीक है, भले वो नेगेटिव मेडिसिन है लेकिन पॉजिटिव वो में डोज जो आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर आप उसको पानी में डाइल्यूट करके देते हैं देन वो डाइल्यूटेड डोज हो गया। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखाएगा कि हाँ वाकई में इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक आपको दे दिए हैं तो ये आप किसी भी प्रकार के टेम्परामेंट को मत देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं इसके उपयोग से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब डिसीज का डायग्नोसिस करोगे तो कैसे करोगे भाई? टेम्परामेंट के बगैर आप कर सकते हो तो बता दो मेरे को। ठीक है, मेरा मानना है, मैंने कई पुस्तकों में इस चीज की स्टडी की है, मेरा मानना है कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के लेवल पर ही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जितने भी सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं सारे के सारे एक्यूट केसेस डेवलप करते हैं। याद रख लेना मेरी बात को, सारे के सारे एक्यूट केसेस डेवलप करते हैं। जब वो लिम्फेटिक में आते हैं तो वो सारे के सारे, जब सैंग्वाइन में ठीक नहीं होते तो वही के वही जो होता है लिम्फेटिक में डेवलप होता है, लेकिन वो सब एक्यूट डिसीज के लेवल पर होता है। क्योंकि सैंग्वाइन में जितनी भी डिसीज होती है एक्यूटली होती है, सडन अभी यहां आया और फट से डेवलप हो गए, एक्यूट कंडीशन में होती है। लेकिन जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले पेशेंट होते हैं स्लोली 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 ग्रो करती है, इसीलिए वो सब एक्यूट डिसीज का माना जाता है कि सब एक्यूट डिसीज में डेवलप होती है। लेकिन जब यही सैंग्वाइन यही लिम्फेटिक मिक्स हो गए और मिक्स होकर डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज को कॉज करते हैं, देन वो वहां पर ऑटोमेटिक मिक्स टेम्परामेंट वाले डिजनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज के लेवल पर चले जाता है। यानी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी का जो बैकग्राउंड होगा वो आपको डेफिनेटली, यही एक फिजिकल कंटेंट होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का जो बहुत बड़ा स्तर क्रिएट करता है, जो आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आप सैंग्वाइन हो लिम्फेटिक हो, मिक्स टेम्परामेंट में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब इसलिए नहीं होता कि सैंग्वाइन भी आगे जाकर मिक्स्ड हो जाता है इसलिए, लेकिन सैंग्वाइन है और मिक्स हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका प्रोटोकॉल तय करने का तरीका क्या है। भाई तरीका ही सिखाना है और आज मैं वो आपको नाइट क्लास में बताने वाला हूं। दोस्तों आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जूम के माध्यम से, हालांकि आपको मैं अगले आपके पार्ट में बताने वाला हूं, लेकिन जिसको सीखना है 2 दिन फ्री है, आज नाइट कल नाइट, 2 दिन लास्ट डे उन लोगों के लिए, गोल्डन डे उनका। मैं उनको वो चीज देने जा रहा हूं जो 16 महीने में मैंने कभी नहीं दिया दोस्तों। बहुत हद तक उनको प्रोटोकॉल जो मैं बैच बनाता हूं कैसे बनाता हूं और उसका जो लिंक होता है उनको मैं पूरा बताने वाला हूं लिंक। और ये लिंक मेरी तरफ से गिफ्ट है उनके लिए, याद रखिएगा दोस्तों। जब डायबिटिक मेलाइटिस के कॉजेस को आप देखते हो टाइप 1 के, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी जो सीधा डायग्नोस कर देगी। क्या डायग्नोस करेगी? इसके प्रोटोकॉल प्रूव करके बता रहा हूं, एक एक प्रोटोकॉल को समझिएगा। लास्ट में डायबिटीज के लेवल पर जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे तो आप करोगे, आपसे पूछता जाऊंगा बताता जाऊंगा मैं। दोस्तों याद रखिए पेनक्रियास की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बी सेल्स का बीटा सेल्स का डिजनरेशन होता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, पेनक्रियास की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स का डिजनरेशन होता है। पेनक्रियास की मेडिसिन क्या है दोस्तों? ठीक है, S2, C2, S10, C10, C17, F1 ये डायरेक्टली इंडिकेट करती है दोस्तों पेनक्रियास के लेवल को। ठीक है, ये पूरा पेनक्रियास के लेवल पर काम करती है। तो अगर आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप दिया है तो वो किस लिए दिया? आप समझ रहे हो मेरी बात? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और ड्रॉप आपने दिया वो किस लिए दिया? यहीं से लॉजिक आपका बनना शुरू हो जाना चाहिए कि जब प्रोटोकॉल तय कर रहे हो आप तो वहां S6, C6, S5, C5 का प्रोटोकॉल तय कर रहे हो, लेकिन वो बाद में क्यों? पहले आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का लेवल क्यों तय किया? उसका लिंक आपको समझना है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में कई बार आपको वायरल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, कई बार क्योंकि सबसे ज्यादा जो खाने का जो सामान होता है इसी पर्टिकुलर एरिया में होता है जहां पर न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेसेस लगातार चलती है। तो उसमें पेनक्रियास भी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गन होता है दोस्तों। तो वायरल इन्फेक्शन के द्वारा जब कभी भी बीटा सेल्स का इन्फेक्शन होता है और उसका डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होता है, आप मान लीजिए डायबिटीज आपको डेवलप होने वाली है दोस्तों। कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ बीटा सेल्स, यानी मां के पेट से पैदा होकर ही आया है, कंजेनाइटल लेकर ही आया है। ठीक है, हो सकता है माँ बाप दोनों को डायबिटीज हो सकता है एक को डायबिटीज हो, और जब वहां लड़की होती है तो कैरियर होती है, यानी आगे की पीढ़ी में डायबिटीज ले जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको हो जाए, ठीक है, लेकिन लड़का होगा डेफिनेटली उसको डायबिटीज हो सकती है। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन के द्वारा बीटा सेल्स का डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होना, कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ सेल्स बीटा सेल्स होना,
ऑटो इम्यून डिसीज के कारण भी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, ये याद रखिएगा, सबसे कॉमन आज के समय में देखने को मिल रहा है। यानी ऑटो इम्यून डिसीज क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि हमने उसको इस लायक बना दिया है। हम देखो बाजार का चीज सबसे ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बाजार का चीज जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो बहुत सारी तली गली चीजें खाते हैं। क्या वो तली गली चीजें हमारी बॉडी में डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है? ऑफकोर्स पैदा कर रही है, लेकिन हम जान नहीं रहे उसको। और जब वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर देती है, तब हम उसके बारे में जानते हैं और तब कोशिश करते हैं कि नहीं अब ये नहीं खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे। जब आग लग गई, जब कुआं खोद रहे हो तो क्या काम का, ठीक है, आपको उसके लिए साल 2 साल तक आग लगी हुई है और साल 2 साल तक आग बुझाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आग बुझेगी दोस्तों, याद रख लेना। इसीलिए ऑटोइम्यून डिसीज के कारण बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, ये सब बीटा सेल्स के अगेंस्ट वहां पर एंटीबॉडीज बनने के कारण होता है दोस्तों, याद रख लेना। और इसी कारण से जब आप टेबल प्रैक्टिस में इस पूरे पार्टिसिपेशन को लोगे, तब आपको याद आएगा कि H5N1 जेनेटिक पर्पस पर कैसे काम करता है। आपको वहां पर याद आएगा कि जेनेटिक के लेवल पर हमारी बॉडी में डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन हो रहा, तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के रूप में कैसे हो रहा, ठीक है, यही कारण है, हमको यहाँ पर समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, डायबिटीज का दूसरा रूप नजर आता है हमको, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा रूप नजर आता है जिसको बोलते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट, LADA, ठीक है। ये LADA या स्लो ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस की तुलना में स्लो प्रोग्रेस करती है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करती है दोस्तों। लेटर हाफ में जब आप 35 साल से 45 साल के बीच में होते हैं दोस्तों, वहां पर ये डिफिकल्टी क्रिएट करती है। आज आप देखो हिंदुस्तान में अभी मेरे पास आया 11 साल का बच्चा, उसको डेवलप हुआ, ठीक है। अभी वर्मा सर के पास कई बच्चे आ रहे हैं जो 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 11 जुवेनाइल डायबिटीज के लेवल पर। तो ये है, हो क्यों रहा है? ये ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर हो रहा है। यानी इसके लिए हो सकता है माँ बाप जिम्मेदार हो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के रूप में, हो सकता है उसका एटमॉस्फेयर जिम्मेदार हो। अब दिल्ली जैसे इलाके में आप पोल्यूशन देखिए कितना खतरनाक है, ठीक है। इसीलिए जब आप वहां पर टाइप डिस्टिंग्विश करते हो तो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के साथ आपको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेनक्रियास को लंबा समय लगता है इंसुलिन सिक्रेशन को स्टॉप करने में। कोई एकदम से इंसुलिन सिक्रेशन बंद नहीं कर देता पेनक्रियास, याद रखना, काफी लंबे समय तक पेनक्रियास लड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट इसको बचा के रखता है। एक्सोक्राइन पार्ट से जितने भी जूसेस होते हैं, वो जूसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर वो जूसेस लीकेज होकर पेनक्रियास में गिर जाए तो पेनक्रियास को भी नष्ट कर सकते हैं, इतने डेंजरस होते हैं दोस्तों। इसलिए गाल स्टोन को जब भी वहां पर ट्रीट किया जाता है, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत डेंजरस कंडीशन क्रिएट होती है, कई बार वहां पर डेथ हो जाती है दोस्तों पेशेंट के, बिकॉज जो गाल ब्लेडर के कारण जो बाइल का जो सिक्रेशन होता है वो पर्टिकुलर सीधा कहां चला जाता है, वहां से रिटर्न, यानी लीवर से आया वो भी, और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आगे है, लीवर से आया और इधर पेनक्रियास से आया, जो जॉइंट है उसके माध्यम से पेनक्रियास में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और ये कारण है, बहुत डेंजरस होता है, पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियास की पूरी डिस्ट्रक्शन या डिजनरेशन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, दूसरा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग इंडिविजुअल, ठीक है, MODY, ठीक है। ये एक रेयर एनिडेटेड फॉर्म है, बहुत ही रेयरली होने वाला फॉर्म है, लेकिन चूंकि पाया जाता है हिंदुस्तान में, इसलिए आपको बताना जरूरी है। डायबिटीज मेलाइटस का जो कि 25 साल के पहले उत्पन्न हो जाता है, ये इंसुलिन सिक्रेशन में हेरिडिटरी डिफेक्ट के कारण होता है, यानी माँ बाप से अगर लेकर आया, उसमें अगर 25 साल के पहले डेवलप हो गया तो उसको कोई आश्चर्य नहीं करना है दोस्तों। डेफिनेटली वो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस है, जो माँ बाप से जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी लेकर आया है, और वो जब लेकर आ रहा है और वहां पर जब यंग स्टेज में डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है और तुरंत वहां पर दोस्तों उसको यंग इंडिविजुअल के रूप में बहुत इजीली डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलता है। जब आप टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस की बात करते हो, तो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस इंसुलिन रेजिस्टेंट के कारण होता है दोस्तों, सिंपली इंसुलिन रेजिस्टेंट के कारण होता है, यानी इंसुलिन रिसेप्टर का इंसुलिन को रिस्पांस देने में फेलियर हो जाना, ठीक है। जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है कहां पाया जाएगा? सेल के ऊपर पाया जाएगा, और सेल के ऊपर जब भी इंसुलिन सिक्रीट होगा तो इंसुलिन का वो सेल का रिसेप्टर जो होता है वो इंसुलिन को रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और यही कारण है दोस्तों बॉडी इंसुलिन को यूज करने में असमर्थ हो जाती है। और जब बॉडी यूज नहीं कर पाएगी तो जैसा इंसुलिन आ रहा है वैसे ही चला जाएगा, नहीं डाइजेशन का मिस्टेक, यानी इंसुलिन क्या चाबी और ताला क्या है? आपके सेल,
ये इंसुलिन सेल में जाएगा नहीं तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, हेल्दी स्टेट में सेल आएगा नहीं, और यही कारण है देखो पेशेंट एकदम से दुबला होता चला जाता है, एकदम से वेट लॉस होता चला जाता है, एकदम से आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है। यही कारण है दोस्तों, लगभग 90%, 80 to 90% केसेस में डायबिटिक पेशेंट को टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता हुआ देखा गया है। ठीक है, कई बार ये 40 इयर्स के बाद में उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ प्रकार के टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के लेवल पर होता है, वहां पर इंसुलिन की जरूरत होती है दोस्तों। और ज्यादातर केसेस में ये ओरल जितनी भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती है डायबिटीज की, उससे कवर हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं जिन लोगों को इंसुलिन का डिपेंडेंट है उनको इंसुलिन ड्रॉप के साथ में ये डायबिटिक ड्रॉप दे दीजिए। मैंने आपको दोनों चीज प्रूव कर रखा है दोस्तों, इसीलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस के नाम से जाना जाता है कि यहाँ इतनी जरूरत नहीं होती इंसुलिन की, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कहा जाता है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन रिसेप्टर पर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ये मेन चीज है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस कीटोसिस के साथ भी या उसके बगैर भी हो सकता है, किंतु प्रायः हमेशा देखो ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हमारे हिंदुस्तान में ओबिसिटी के साथ देखा जा रहा है। यानी जिस व्यक्ति को ओबिसिटी डेवलप हुई, कॉमन रूप से डायबिटीज उसको गिफ्ट में मिल जाती है, क्योंकि हमको भी पता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी, ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ेगा तो बॉडी में फेट का डिपोजिशन बढ़ेगा, और फेट का डिपोजिशन बढ़ेगा तो वो ओबिसिटी के लेवल पर भी आएगा और साथ में डायबिटीज गिफ्ट में लाएगा। ये सारी चीज हमने देखा। इसीलिए दोस्तों टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के कॉज पे जाओगे तो इस प्रकार के डायबिटीज में बीटा सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन और इंसुलिन का ब्लड लेवल नॉर्मल होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार के डायबिटीज में बीटा सेल्स के स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होते हैं और जो इंसुलिन का ब्लड लेवल होता है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल होता है, किंतु इंसुलिन रिसेप्टर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर बहुत कम हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, अबनॉर्मल हो जाते हैं दोस्तों, और इंसुलिन रेजिस्टेंट को शो करते हैं। यानी इंसुलिन से मुझे कोई लेना देना नहीं, चलो हटो। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो कॉमन कॉज आप इंसुलिन रेजिस्टेंट को देखते हो तो आपको 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आज की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज्यादा सोचना। ठीक है, ज्यादा चिंताग्रस्त होना। चिंता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है, और इसीलिए स्ट्रेस सबसे डेंजरस होता है दोस्तों। जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर पे आते हो तो सिग्निफिकेंट फैक्टर के लेवल पर जाइए जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के लेवल पर नजर आता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के लेवल पर नजर आएगा। ये लाइफ स्टाइल, जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर का देखोगे तो ये पहला स्ट्रेस, दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, और तीसरा होता है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे कि बैड ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल इनएक्टिविटी, जिसके कारण ओबिसिटी डेवलप हो रहा है। एक सबसे कॉमन कैरेक्टर है दोस्तों, सबसे कॉमन कैरेक्टर है। यानी आपने अगर थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी को 10 साल बढ़ाना है, आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, कोई मैटर नहीं रखता, मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो। एक्चुअल में क्या होता है, मॉर्निंग में करने पर बॉडी एकदम बिना थके हुए, आपकी जो बॉडी के इलास्टिक एक्टिविटी होती है वो मेंटेन हो जाती है और ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन शाम को जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑलरेडी बॉडी थकी हुई होती है। ठीक है, और एक्सरसाइज करने पर वो इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं होती जो मॉर्निंग में किया था और इवनिंग में किया था। बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। इसीलिए वहां पर हमें कहा जाता है सुबह जम के खाना खाओ, शाम को आधा खाना खाओ। यानी सुबह राजा का जैसे खाओ, शाम को भिखारी के जैसे खाओ। दोस्तों जैन मुनि की ये बात मुझे बहुत ऑथेंटिक लगती है, बिल्कुल सही लगती है दोस्तों, इसीलिए मैं उनका आदर करता हूं। वाकई में बहुत जबरदस्त फीडबैक मिलता है इसका। यही कारण है, आप जब गेहूं की रोटी की बात करते हो, पुराने समय में तो लोग बाजरे की रोटी खाते थे, आपकी मक्की की रोटी खाते थे, उन लोगों में कभी इतना प्रॉब्लम देखा नहीं गया दोस्तों। लेकिन आज जब से हम लोग, हमारे पूर्वज जब गेहूं खाना सेवन करने लगे, आप देखिए गेहूं के कारण मैक्सिमम लोगों को दोस्तों वहां पर डायबिटीज होते हुए देखा गया है। जैसे गेहूं की रोटी को परहेज कराया जाता है, पेशेंट का डायबिटीज ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि वाकई में ये जो फिनोमिना है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये तो मेन चीज हो गया दोस्तों। बहुत सारे और भी कारण हैं जो डायबिटिक मेलाइटिस के 2 टाइप को कॉज करते हैं दोस्तों। गेस्टेशनल डायबिटीज, नाम सुना होगा दोस्तों। गेस्टेशनल डायबिटीज, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान वहां पर अपने बॉडी के लेवल पर बच्चे को डेवलप करती है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण हार्मोनल इंबैलेंस होता है। और उन हार्मोनल इंबैलेंस के कारण प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन ऐसे सिक्रेटेड होते हैं जो ओबेसिटी और लाइफ स्टाइल
पहले का और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत चेंज कर देते हैं। और जब वो लाइफस्टाइल चेंज होता है तब वहां पर इसी हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण कुछ समय के लिए उसको गैस्टेशन पीरियड, यानी जब बच्चा पीरियड डेवलप कर रहा होता है उस गैस्टेशन पीरियड में, उसके डेवलपमेंट पीरियड में वहां पर यूजुअली डायबिटीज के लेवल पर डेवलप हो जाती है उस महिला में। इसीलिए यूजुअली डायबिटीज चाइल्ड की डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन उस दौरान तो हो गई। यद्यपि ऐसे वुमेन को आगे जाकर हाई रिस्क हो जाती है कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के डेवलप होने की रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यही कारण है हमारा जो फार्मूला जो काम कर रहा है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के लेवल पर जबरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जहां इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, इतने समय से जब तक आप डाइट का कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक फिजिकल वर्क को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी नेगेटिव मेडिसिन, नर्वाइन डैमेज, सेल्स का डैमेज, अगर 1% भी वहां पर इंसुलिन के सेल मौजूद है, आप वहां पर रीजनरेट करा सकते हो उसको। इतनी ताकत है आपके मेडिसिन में, याद रखिएगा। इसीलिए हमारे ग्रुप में काफी मेंबर, अब ये आफ्टरनून ग्रुप के हमारी सबसे बढ़िया मेंबर है आपके शर्मा मैडम, ठीक है, जो पूना से हैं, नासिक से हैं, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट लिया है दोस्तों उन्होंने। इसलिए याद रखिएगा, जो पीडियाट्रिक्स होता है इससे हम केमिकल, आप जब वहां पर नजर देखेंगे दोस्तों, आपको नजर आएगा केमिकल सब क्लिनिकल, लेटेंट या बॉर्डर लाइन डायबिटीज के रूप में प्री डायबिटीज के लेवल को दर्शाते हो आप दोस्तों। ये नॉर्मल कंडीशन में डायबिटीज के बीच की रेंज जो होती है, उस रेंज को बार बार कभी कभी अप एंड डाउन करता है। यानी ऐसे पेशेंट में आप ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स आपको डायबिटीज के नजर आ रहे हैं दोस्तों, यानी आप देख रहे हैं कि वहां पर डायबिटीज के सिम्टम, जब टिपिकल सिम्टम है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, किंतु फिर भी आप जब उनमें देखोगे तो सिंपल सा यूरिन का फ्लो बढ़ा हुआ है, बाकी कोई सिम्टम नहीं मिल रहे, लेकिन आप जब वहां पर देखोगे तो ब्लड लेवल जो होता है शुगर का वो बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन डायबिटीज के कोई सिम्टम नहीं आते, केवल और केवल वहां पर दोस्तों यूरिन का फ्लो अप एंड डाउन होता है। इसीलिए जब प्री डायबिटिक रिवर्सिबल होती है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को हाई रिस्क होती है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के डेवलप होने के। यानी बहुत आसानी से ऐसे व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। मेरा यह मानना है, आप और मैं अगर सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन WERE लेते रहे तो आप मान के चलिएगा आपको कभी भी WERE सॉरी, कभी भी आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर न होने के कारण दोस्तों मैक्सिमम कंटेंट में हमारी बॉडी का जितना भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो सिक्रेशन को प्रेरित करता है, वो सिक्रेशन आपके लिम्फेटिक सिस्टम से ही जुड़ा होता है। यानी लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होगी तो ही आपको डायबिटीज डेवलप होगा। इसीलिए ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बैलेंस रखना सबसे बड़ा मकसद होता है। इसीलिए डायबिटिक मेलाइटिस का लेवल बहुत इजीली डाइजेशन को करेक्ट रख के आप जो BMR होता है, BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, उसको वहां पर रिकरेंटली बैलेंस करके दोस्तों ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज और मेटाबॉलिक के प्रोसेस के लेवल पर आना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरी बात, जब सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस के लेवल पर आते हो दोस्तों, तो याद रखना सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस एक रेयर और केवल आप 10% पेशेंट को सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस होती हुई नजर आती है दोस्तों। ये टेम्परेरी या परमानेंट दोनों हो सकती है, ठीक है। ये अंडरलाइन कॉज के कारण होती है, यानी सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस का जब कॉजेस देखोगे, इंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि जिगेंटिज्म, यानी कोई बहुत लंबा हो गया, उनमें परमानेंटली डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हो जाता है। एक्रोमेगली, कुशिंग सिंड्रोम, इनमें नॉर्मली आपको डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा दोस्तों, वो भी सेकेंडरी। हाइपरग्लाइसीमिया में इस कंडीशन में बीटा सेल्स का एक्सेस स्टिमुलेशन होता है, और इसके कारण कांस्टेंट और एक्सेसिव स्टिमुलेशन होने के कारण बर्निंग आउट हो जाती है, बीटा सेल्स का डिजनरेशन हो जाता है दोस्तों। और इसी कारण से बीटा सेल्स का एक्जिशन के कारण परमानेंट डायबिटिक मेलाइटिस हो जाता है। यानी वहां की जितनी भी बीटा सेल्स होती है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या डिजनरेट हो जाती है। इसीलिए इसको मिक्स्ड माना जाता है, मिक्स्ड टेम्परामेंट। जहां पर डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर। अब आप मुझे बताइए कि कभी भी डायबिटीज में डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन लेवल होकर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में कंडीशन कॉमनली होती है, फिर भी आप पूछते हो भाई प्रोटोकॉल क्या दो। अब आपको तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, एक्यूट का लेवल होता है तो हम सीधे कहते हैं कि भाई यहां पर आप D6 का दे दो, ठीक है। हम कहते हैं एक्यूट में D6 दे दो, ठीक है। सब एक्यूट में आपको उल्टा D5 में जाना पड़ेगा, यानी स्टार्ट आपको सीधा D5 से करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई डायबिटिक मेलाइटिस कितना है, हाइपर और हाइपो फंक्शन को आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपको नजर आता है कि नहीं साहब यहाँ तो डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन हो चुका है, यानी मिक्स टेम्परामेंट में जा चुका है,
ठीक है, अब मिक्स टेम्परामेंट में जा चुका है तो भाई उदाहरण आपको समझ में आएंगे इसी लेवल पर कि ट्यूबरकुलोसिस, रिकेट्स, ठीक है, एपिलेप्टिक अटैक, कार्सिनोमा, ये क्या है? ये क्या एकाएक डायबिटीज, ये क्या एकाएक ठीक होने वाली? बिल्कुल नहीं, ये क्रॉनिक में चली गई है और क्रॉनिक से आपको पहले D9, D8, D7 से आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं सर पॉजिटिव डोज दे दें, ग्लोबल्स में दे दें। अभी भाई मुझे समझ में नहीं आता आप लोग जानना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ठीक है, इसलिए फेलियर हो रहा है दोस्तों, इसी कारण बहुत सारा फेलियर हो रहा है। आप दोनों मैकेनिज्म को देखिए, 19 से में देखिए, 147 में देखिए, आपको नजर आ जाएगा। जहां आपको लग रहा मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, 147 का यूज कीजिए, आप क्लियर कर लीजिए माइंड को। जहां आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये तो एक्यूट डिसीजेस है, ज्यादा नहीं, एक या दो डिसीज अवेलेबल है, आप वहां 19 का फॉलो कीजिए। ठीक है, आप देखिए वहां पर रिजल्ट आपको आ जाएगा। आप वहां D9, D8, D7 के लेवल पर आ जाइए, रिजल्ट देख लीजिए, आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों जो पेंक्रियास के डैमेज के कारण आप देखते हो, उसके कारण होने वाले जितने भी डिसऑर्डर को देखते हो, जैसे क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और आप देखते हो हिमेटोक्रोमेटोसिस, यानी हाई आयरन कंटेंट का बॉडी में डेवलप हो जाने के कारण ऑर्गन का डैमेज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, यही कारण है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हिमेटोक्रोमोसिस। जब आयरन कंटेंट वहां बहुत ज्यादा हो गया, आप मान के चलना ऑर्गन का डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा डैमेज होगा कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। दोस्तों बहुत डेंजरस होता है, याद रख लेना। इसीलिए लीवर डिसीज जैसे कि हेपेटाइटिस, वहां पर आपको हेपेटाइटिस सी या फैटी लीवर की बात करें, पेनकेक्टोक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल कर चुके हैं पेनक्रियास का, आप देखो बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में सामने आता है। ऑटोइम्यून डिसीज जैसे सीलियक डिसीज, इंटेस्टाइन के लेवल पर जिसको हम क्रॉन्स डिसीज कहते हैं, वो चीज अगर डेवलप हो गई तो मान लो आपको डायबिटिक मेलाइटिस होने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीटा ब्लॉकर या एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग, यानी आप बहुत ज्यादा डायबिटिक ड्रग्स का उपयोग कर रहे हो, आप वहां पर हाइपरटेंशन के लिए यूज कर रहे हो, मान के चलिएगा डायबिटीज के लेवल पर बहुत डेंजरस कंडीशंस आप वहां पर प्रमोट कर रहे हो। इसलिए बहुत सारे मैजिकल और इन मैजिकल कंडीशंस वहां पर डेवलप हो जाएगी। इसलिए आपको एंडोक्राइनोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि डायबिटिक मेलाइटिस है क्या है, इसका लिंक क्या बन रहा है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों जब आप साइन और सिम्टम डायबिटिक मेलाइटिस के देखना चाहते हो, तो कोई पेशेंट आया आपके पास, उसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि इसको डायबिटीज है, वो बोलता है कि साहब मुझे थोड़ा सा डाइजेशन की डिस्टर्बेंस हो रही है। आप पूछो क्या हो रहा भाई? डिफरेंट कारणों से डायबिटिक मेलाइटिस डेवलप होता है, इसलिए वहां पर बहुत सारे सिम्टम बताएगा, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि 3 मेजर जो सेटबैक्स होते हैं जो इंसुलिन डेफिशिएंसी के सबसे बड़े कारण के रूप में आपके सामने आते हैं। ठीक है, जब पेशेंट बोलता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 टू 400 मिलीग्राम टिश्यू के द्वारा रिड्यूस यूटिलाइजेशन के कारण हो रहा है, यानी पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन मैं खाना खाने जाता हूं तो मुझसे खाना नहीं खवाता। ठीक है, बहुत जोरों की भूख लग रही है लेकिन मैं खाना खाता हूं तो खाना नहीं खवा रहा, इसका मतलब इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है 300 से 400 मिलीग्राम। फर्स्ट टाइम आप डायग्नोस कराते हो, आप देखो पेशेंट का 300 से 400 मिलीग्राम पर डायल्यूशन टिश्यू के द्वारा रिड्यूस यूटिलाइजेशन के कारण ब्लड सर्कुलेशन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो यूरिन का फ्लो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जब आपको ये मिल रहा है तो आपको सारी चीज पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप फैट्स का मोबिलाइजेशन देखते हो तो आपको बहुत कॉमन रूप से नजर आ जाएगा, यानी फैट्स का मोबिलाइजेशन एडिपोज टिश्यू से एनर्जी पर्पस के लिए वहां पर होने लग जाएगा, यानी इसके कारण एलिवेटेड फैटी एसिड कंटेंट ब्लड में होता है। इसी के कारण देखो फैट का डिपोजिशन आर्टरीज वाल पर होता है और आर्टरियोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट ऐसे केसेस में बहुत इजी हो जाता है, यानी ओबेसिटी हो जाएगी और ओबेसिटी के कारण फैट रिड्यूस होगा एडिपोज टिश्यू से और आपके आर्टरी के वाल में डिपॉजिट होगा, यही एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा, टिश्यू से प्रोटीन का डिप्लेशन होगा। दोस्तों याद रख लेना, टिश्यू से प्रोटीन का डिप्लेशन होकर आपको एकदम से कमजोरी आके दुबलापन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बहुत कॉमन कारण होते हैं जो आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोसिस में सबसे बड़ा टूल होता है। आपके पास अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो सबसे बड़ा टूल है, इस टूल को फॉलो करिएगा, रिजल्ट आपका फॉलो कर रहा है। दोस्तों याद रखना इस बात को। जब आप डायबिटिक मेलाइटिस के साइन और सिम्टम देखते हो तो दोस्तों सबसे पहला, जब आपको कभी ब्लड टेस्ट में कोई पेशेंट बोलता है कि साहब देखो मेरे 300 400 के शुगर है, आप सबसे पहला सिम्टम देखते हो ग्लाइकोसूरिया।
जय सूर्या नहीं, श्रीलंका वाला, ये होता है ग्लाइकोसूरिया। यानी ब्लड शुगर जब रीनल थ्रेशोल्ड यानी किडनी का जो थ्रेशोल्ड होता है शुगर के लिए, वो होता है 160 टू 180, नॉर्मल 180 माना जाता है। 180 मिलीग्राम पर डायल्यूशन के लेवल पर जब शुगर वहां पर किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए उस ब्लड से जाएगा तो 180 भी है तो शुगर को वापस ब्लड में डाल देगा। लेकिन यदि 181 भी हो गई दोस्तों तो शुगर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किडनी को मालूम है कि 180 तक में इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए शुगर को वहीं का वहीं ब्लड में रख सकूं। लेकिन जब शुगर बहुत ज्यादा कंटेंट में आएगी तो उसको ये भी पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड प्रभावित हो गया, मतलब इस पेशेंट को बीमारी हो चुकी है डायबिटिक मेलाइटिस, मैं इस शुगर को बाहर निकालूं, इस पेशेंट को बचाने की कोशिश करूं। लेकिन जब शुगर बाहर निकालेगी ना तो उसका पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को लेटर आप में देखो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर जैसी कंडीशन बहुत आम होती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज का लॉस होना। नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में पास नहीं होता, लेकिन यूरिन में अपीयर तब होता है जब ब्लड का जो लेवल होता है शुगर का 180 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर हो जाता है, यानी रीनल थ्रेशोल्ड पर ग्लूकोज का लेवल होता है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों। दूसरा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। दोस्तों ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मेन फंक्शन ही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पर होता है ना, वो डायूरेसिस के लेवल में डेवलप हो जाता है। यानी ऑस्मोटिक इफेक्ट के द्वारा यहां पर कॉज्ड होता है। यानी एक्सेस ग्लूकोज लेवल जब ट्यूबुल्स में डेवलप हो रहा है जिससे ऑस्मोटिक इफेक्ट आ जाएगा, और ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण वहां पर रीनल ट्यूबुल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक इफेक्ट इसलिए आएगा कि सोडियम बाहर जा रहा है, सील के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है, और प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सोडियम को बाहर निकाल रहा कौन? आपकी किडनी, क्योंकि उसको सोडियम के साथ में ग्लूकोज के साथ में बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो क्या करता है? यूरिन के साथ बाहर निकाल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट। ठीक है, और इसी के कारण देखो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है शुगर का, वाटर का, वो वहां पर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। और यही कारण है, आप देखो डायरोसिस शुरू हो जाएगा। इसके कारण जब डायरोसिस शुरू होता है उसी के कारण तो पेशेंट को डायबिटीज के दो मेन सिम्टम एक साथ नजर आते हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का ज्यादा होना, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास खूब लगना। ठीक है, क्यों लग रहा है? यूरिन भी जा रहा है और उधर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो रहा है, पानी आपको पीना है, पियोगे तो भागोगे यूरिन के लिए। इसीलिए ये बहुत सिंपल सा कंटेंट आपको नजर आता है। तीसरा, जब पोलीयूरिया हो रहा है तो एक्सेस यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? इसके साथ में यूरिन के वॉर्डिंग के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने के कारण दोस्तों इस कंडीशन को हम पोलीयूरिया कहते हैं। स्पेशली ऑस्मोटिक डायरेसिस के कारण हो रहा है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज होने के कारण काज हो रही है। याद रखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे डिक्रीज होगा वैसे ही वहां पर ऑस्मोटिक डायरेसिस गायब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरी बात, जब पॉलीडिप्सिया का लेवल आएगा तो वाटर इनटेक का इंक्रीज होना पॉलीडिप्सिया कहलाता है। जब आपको प्यास बढ़ जाएगी, आपको वाटर का एक्सेस लॉस जब हो रहा है, वाटर कंटेंट बॉडी से डिक्रीज कर देता है, तो बॉडी में साल्ट कंटेंट इंक्रीज हो गया। अब बॉडी में साल्ट कंटेंट इंक्रीज हो गया जो सीधा हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर तो गाढ़ापन आ गया है ब्लड में, अब जल्दी से प्यास लगवाओ, प्यास नहीं लगेगी तो पानी नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल्स डैमेज कर देगा। तो वहां पर वाटर के इनटेक को इंक्रीज कर देता है, यानी आपको प्यास बढ़ जाती है। इसी को हम पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया के रूप में देखते हैं। लेकिन याद रखना, जब पॉलीफेजिया की बात करोगे तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव फूड का इंटेक। ये डायबिटिक मेलाइटिस में बहुत कॉमन होता है दोस्तों। ठीक है, ये डायबिटिक मेलाइटिस में बहुत कॉमन होता है, जो आपकी पर्टिकुलर जो कंडीशंस होती है उसको अफेक्ट करता है, इसलिए आपको बहुत कॉमन रूप से ये देखना पड़ेगा। दूसरा होता है एस्थीनिया। ठीक है, जब आप एस्थीनिया को देखोगे तो अस्थमा दोस्तों, ठीक है, सॉरी अस्थमा नहीं, एस्थीनिया जो होता है दोस्तों, बहुत वीकनेस, इजी फैटिगेबिलिटी, यानी आसानी के साथ आप वीक हो जाते हो। मसल्स का स्लोनेस होना, आपके मसल्स का जो काम करने का तरीका पहले होता था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा। प्रोटीन डिप्लेशन के कारण एस्थीनिया डेवलप होता है, यानी प्रोटीन वहां से निकल रहा है और ये प्रोटीन ग्लूकोज के रूप में वहां पर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन की कमी के कारण प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है और यही प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत आसानी से टूट जाएगा। और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा तो आप कहते हो कि यार देखो, ये पेशेंट कह रहा है कि मुझे पहले भूख खूब लगती थी, अभी भूख कम हो गई।
ठीक है, अब भूख कम हो गई लेकिन मेरा शरीर टूट रहा, मेरा वजन अचानक कम हो रहा है। याद रखना, कोई भी पेशेंट अगर आपको ये कहता है तो आप समझ जाइएगा उसमें ये स्थिति लागू हो चुकी है कि प्रोटीन जो पर्टिकुलर उसके बॉडी में डिपॉजिट था वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इसी के कारण प्रोटीन डिप्लेशन हो रहा है और प्रोटीन डिप्लेशन के कारण भी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की एब्सेंस हो गई और प्रोटीन का एनर्जी के रूप में वहां पर यूटिलाइजेशन होने लग गया। और जब प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा यूटिलाइजेशन होने लग गया, आप मान लो कि भाई प्रोटीन का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी प्रोसेस होगी वो प्रोटीन की तोड़कर वहां पर आपके मसल्स में से बाहर निकाल देगी, आपके बॉडी में से बाहर निकाल देगी। इसी के कारण डायबिटिक आपको कंडीशन डेवलप हो रही है। एसिडोसिस की बात कीजिए, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण ग्लूकोज पेरिफेरल टिश्यूज के द्वारा एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाता है। दोस्तों याद रखना, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण ग्लूकोज पेरिफेरल टिश्यू के द्वारा एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और इसीलिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ फैट ब्रेक डाउन होता है। बहुत बड़ी मात्रा में जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है और जब बड़ी मात्रा में फैट ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज होती है। इसी के कारण एक्सेसिव कीटोएसिडोसिस का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण एसिडोसिस हो जाता है। दोस्तों याद रखना, अब जब एसिडोसिस हो गया मतलब आपकी बॉडी का पीएच लेवल कहां चला गया, ठीक है, याद रखना बढ़ जाएगा। और यही कारण है, इसका एक और रीजन एसिडोसिस के लिए होता है कि कीटो एसिडोसिस सोडियम आयन के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में ही एक्सक्रीटेड होता है। याद रख लेना, जो कीटो एसिडोसिस का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो सोडियम आयन के साथ जुड़कर ही बाहर जाता है। ठीक है, और इसीलिए यूरिन के माध्यम से इसे कीटोन यूरिया कहते हैं दोस्तों। और ये सोडियम हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज होता रहता है, सोडियम आयन हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होता रहता है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल के लेवल पर डिफ्यूज होकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एडेड कर दिया जाता है, जिसके कारण एसिडोसिस होता है। दोस्तों याद रख लेना, ये एसिडोसिस ऐसे ही नहीं हो रहा, ये मटेरियल को जब वहां पर आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के माध्यम से रीनल ट्यूब्यूल से डिफ्यूज होकर घोलकर वहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जब आप उसको ऐड कर रहे हो तो एसिडिटी डेवलप होती है, एसिडोसिस डेवलप होता है। दोस्तों इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमने एक्सटर्नल सिम्टम अभी पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ लिया तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, एसिटेट ब्रीदिंग, दोस्तों जब आप एसीटोन या एसिटेट ब्रीदिंग की बात करते हो तो सीवियर जब कीटो एसिडोसिस होता है, इसके केसेस में एसीटोन एक्सपायरेटरी एयर में एक्सपायर कर दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, एसीटोन एक्सपायरेटरी एयर में एक्सपायर कर दिया जाता है, जिसके कारण एसीटोन या फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर के रूप में कैरेस्टेटिक होता है। दोस्तों और यही कारण है सीवियर डायबिटीज में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जब उसकी मुंह से फ्रूट्स के ऑर्डर निकल के आता है। याद रख लेना, जब भी कोई पेशेंट आपको कहता है कि साहब मुझे फ्रूट्स की डकार आती है ना, फ्रूट्स खाया नहीं है लेकिन फ्रूट्स के जैसे डकार आती है, इमीडिएट रिस्क नहीं लेना। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, इमीडिएट कहना कि भाई अभी के भी जा तो डायबिटिक प्रोफाइल करा के आ या डायबिटीज टेस्ट करा के आ। ठीक है, और डायबिटीज के साथ साथ अगर मैं कहूं आपको तो वहां पर HbA1c का टेस्ट कराना मत भूलना, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना मत भूलना, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना मत भूलना। ठीक है, अगर आपको ये अगर वहां पर जरूरी लगे तो जरूर कराना। अगर आप करा लोगे दोस्तों तो आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आप बहुत जल्दी उस पेशेंट को सर्वाइव कर जाओगे, बहुत जल्दी बचा लोगे उस पेशेंट को। अगर आप नहीं बचा पाए तो आप मान लेना कि पेशेंट फिर किसी भी ताकत में उसको बहुत पैसा लगेगा तब जाके बचेगा। दोस्तों याद रखना, कई बार कुसुमल ब्रीदिंग होती है। कुसुमल ब्रीदिंग दोस्तों रेस्पिरेशन की इंक्रीज रेट और डेप्थ के कारण होती है, जो सीवियर एसिडोसिस के द्वारा काज्ड होती है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडोसिस काज होता है ना तो सीवियर कुसुमल ब्रीदिंग होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। ऐसा लगता है कि यार ये पेशेंट ऐसा क्या कर रहा है यार, अभी तो नॉर्मल बैठा था। इस प्रकार से कुसुमल ब्रीदिंग क्रिएट करता है, एक साउंड क्रिएट करता है, एक डरावना दृश्य दर्शाता है आपको। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप डर जाओगे, मना कर दोगे यार मत लो। बहुत इजी कवर होता है, बहुत इजी कवर होता है। नेबुलाइज को स्मेल करा देना, 10 मिनट में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर S6 का D2 देना पड़ेगा। आप S6 का D2 दोगे ना, 10 मिनट में कंडीशन नॉर्मल लिखकर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, एसिड की और फार्मूला या सिंपल सा आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप और डायगो केयर ड्रॉप दे दीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हो, आप केवल दो टाइम दो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप को खाने के 15 मिनट पहले दो और डायगो केयर ड्रॉप को खाने के बाद दो, D6 में दे दो या सेकंड डाइल्यूशन दे दो तो सबसे बड़ा अमृत सेकंड डाइल्यूशन में। आप देखो कितना बड़ा मल्टीपल डिसऑर्डर, यानी आप जब D5 में दोगे या D6 में दोगे तो हल्का सा नेगेटिव होगा लेकिन न्यूट्रिशन काम करेगा।
मॉलिक्यूल्स ज्यादा है मेडिसिन के, लेकिन जब आप सेकेंड डायल्यूशन दोगे मॉलिक्यूल्स कम है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा, यानी इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैं इसीलिए कहता हूं जहां आपको क्रॉनिक डिसीज नजर आती, जहां नर्वस डिस्ट्रक्शन डिजनरेशन नजर आता, वहां पर स्पेसिफिकली काम करना है दोस्तों। आपको वहां पर इसी प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को बैलेंस करने का काम करना है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सर्कुलेटरी शॉक दोस्तों, दो कंडीशन सर्कुलेटरी शॉक और कोमा बहुत डेंजरस होती है डायबिटीज में। जब ऑस्मोटिक डायरोसिस के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा यूरिन पास हो गई और पेशेंट को पानी की प्यास नहीं लग रही है लेकिन वो पी नहीं पा रहा, उसको पानी अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे होता, मुझे अभी तक नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, होगा तो मैं भी बताऊंगा भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन होता है इसके कारण सर्कुलेटरी शॉक बहुत कॉमन रूप से डेवलप होता है, जो केवल और केवल सीवियर डायबिटीज के केसेस में उत्पन्न होता है, नॉर्मल में कभी नहीं होता। जो सीवियर केसेस होते हैं ना, तभी डिहाइड्रेशन का लेवल उत्पन्न होता है और वो बहुत डेंजरस होता है दोस्तों, क्योंकि कोमा यानी कुसुमल ब्रीदिंग के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के दौरान लॉस्ट हो जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकलना भी डेंजरस है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के दौरान जब एक्सपायरेशन हुआ, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से लॉस हो गई, इसके कारण क्या होगा, बायकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन का ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाएगा, यानी बायकार्बोनेट आयन नीचे चले गए तो आपकी एल्कलिटी वैसे ही खत्म हो गई। ठीक है, और इसी के कारण सीवियर एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, यानी एल्कोलोसिस कम हो गया, आपकी जो क्षारीयता होती है आपके ब्लड के लेवल पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर होती है, क्योंकि ये वहां पर बायकार्बोनिक एसिड बनाता है या बायकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, इसके कारण जिसका उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत जगह पर उपयोग होता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कभी भी टूट जाता है, कभी भी बन जाता है। पानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बायकार्बोनेट, ये हमेशा बनता रहता है। इसीलिए यहां पर जब इस प्रकार का सीवियर ड्रास्टिक रिडक्शन होता है दोस्तों उसके कॉन्सेंट्रेशन का, तो सीवियर एसिडोसिस होगा, और ये सीवियर एसिडोसिस यदि ब्रेन के लेवल पर चला गया तो कोमा हो जाता है दोस्तों। और यही डायबिटिक मेलाइटस का सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन केसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जब कंडीशन होगा ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और प्लाज्मा की हाइपर ऑस्मोलिटी को डेवलप कर देगा। और जब प्लाज्मा में हाइपर ऑस्मोलिटी डेवलप हो जाएगी, जो कि पुनः कोमा को कॉज करता है, और इसीलिए इसे हाइपर ऑस्मोलर कोमा कहते हैं। बहुत ज्यादा ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होने के कारण, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डेवलप होने के कारण ब्रेन काम नहीं कर पाता और कोमा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, जब डायबिटिक मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हो दोस्तों, तो डायबिटिक मेलाइटस में प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया के कारण डिसफंक्शन और बहुत से टिश्यूज में इंजुरी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके कारण डिसफंक्शन हो रहा है, बहुत से टिश्यूज में इंजुरी हो जाती है, और इसी के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, और इन कॉम्प्लिकेशन का डेवलप होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया के डिग्री और ड्यूरेशन के, कि हाइपोग्लाइसीमिया जब हो रहा है कितना गया नीचे और वहां पर उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, इसीलिए ऐसे पेशेंट जिसमें वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस होती है, उनमें ऑस्मोन का जब आप ऑनसेट का आप वहां पर पर्टिकुलर पासपोर्ट देखोगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब इन कॉम्प्लिकेशन के डेवलप होने के प्रोग्रेशन की रेट आप देखोगे ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनिशियली अनट्रीटेड, जितने भी अनट्रीटेड क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, और उसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस की जैसी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप होती है तो याद रखना है, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक मेलाइटिस की ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे कि आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चले जाओ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज होता है, हाइपरटेंशन साथ में कॉज होता है, रेटिना में डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण होने वाले जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाता है। किडनी में आप देखते हो, आप डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रूप में आप देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, यही कारण है ऑटोनॉमिक जितनी भी कंडीशन नजर आती है पेरिफेरल नर्व के रूप में आप देखोगे, वहां पर जब डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसके कारण कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रूप में होती है दोस्तों।
ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर यहाँ पर किडनी इन्वॉल्वमेंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नर्व इन्वॉल्वमेंट है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के रूप में ये डेवलप होता है दोस्तों। इसीलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है HbA1c, फास्टिंग पीपी, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, ये रैंडम ब्लड शुगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जरूरी है, लेकिन जब हम यहाँ पर स्पेशली HbA1c करते हैं तो 3 महीने में बेसिक जो शुगर की लाइनअप क्या थी वो बता दी जाती है कि भाई आपके 3 महीने में इतनी इतनी शुगर टेम्परेरी आपके बॉडी में डेवलप थी। इसीलिए HbA1c का डिटर्मिनेशन कॉमनली तब कराते हैं दोस्तों जब ऑलरेडी डायग्नोस डायबिटिक मेलाइटिस के साथ पेशेंट मौजूद हो, ठीक है। बहुत सिंपल से प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। प्रोटोकॉल क्या? जब आप प्रोटोकॉल तय करें, आप उसके बारे में जानिए कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंसुलिन ड्रॉप। याद रखना, जब भी कभी टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस नजर आएगा, आपको ये प्रोटोकॉल जरूर देना है। इसके साथ कंपलसरी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप सेकेंड डायल्यूशन और डायगो कैरेट ड्रॉप सेकेंड डायल्यूशन। एक को बिफोर मील 15-15 ड्रॉप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और आपका डायगो कैरेट ड्रॉप 15-15 ड्रॉप आफ्टर फूड। ये कंपलसरी है, कंपलसरी देना है दोस्तों, याद रख लेना, भूलना मत। कई बार इसके साथ में ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होता, तब ओल्ड एज में अगर कोई हो तो वहां पर S6 याद रखिएगा, ओल्ड एज में S6 C6 F130 या 200 डायल्यूशन बहुत तेजी के साथ इस इंसुलिन ड्रॉप के साथ देने पर बहुत तेजी से शुगर को डाउन किया जाता है दोस्तों। याद रखना, बहुत तेजी के साथ शुगर को डाउन किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस टू चूज S6 C6 F130 और 200? बिकॉज इट्स अ नर्वाइन रेमेडी, ठीक है। ये नर्वाइन रेमेडी है जो रीनल थ्रेशोल्ड है उसको रिड्यूस करेगी, और रीनल थ्रेशोल्ड जो 180 मिलीग्राम है वहां तक शुगर को डाउन करने का काम करेगी, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को मजबूत करेगी। और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मजबूत होगा, बहुत तेजी के साथ में दोस्तों डाइजेशन को प्रिक कर सकते हो यदि आपने लीवर के एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा दिया। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायगो केयर वहां पर जाकर काम कर रही है, जो पूरा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है उसको परफेक्टली क्लोज करने का काम कर रही है, उसको पूरा वहां पर बैलेंस करने का काम कर रही है। लेकिन ये जो दोनों प्रोटोकॉल होते हैं ये भी तो मेटाबॉलिज्म पे ही जाके काम करेगा। S5 F1 A3 C1 वर्वन कर क्या रहा है? याद करो लीवर ड्रॉप को, उसमें हमने 2 चेंजेस किए यहां पर, ठीक है। लीवर ड्रॉप में C1 वर्वन नहीं है, यहां पर हमने C10 हटा के C1 वर्वन कर दिया, क्योंकि C10 डायगो केयर में ऑलरेडी है। तो यहां पर हमने S5 A3 C1 वर्वन F1 D4 में यूज किया, ये सीधा इंसुलिन ड्रॉप के रूप में काम किया और इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करने का काम किया। क्योंकि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस से जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, जो इंसुलिन को ग्रोथ कराता है, इंसुलिन को सिक्रेट कराने को प्रेरित करता है, वो लीवर से ही निकलता है, ठीक है। और जब लीवर को आपने करेक्ट करा तो इंसुलिन के लिए जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो आप लीवर के माध्यम से सिक्रीट कर रहे हो और डायरेक्ट किडनी के लेवल पर जाकर काम करा रहे हो। लेकिन किडनी अगर प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित है, काम करने की शक्ति नहीं है, न्यूट्रिशन तो ठीक है, नर्वाइन काम नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर जो पर्टिकुलर रीनल थ्रेशोल्ड है वो पूरा प्रभावित है। आपने क्या करा, S6 C6 F130 या 200 डायल्यूशन को प्रोवाइड करा दिया। आपने जैसे ही प्रोवाइड किया, रिजल्ट आपके हाथ में, गोल्डन रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट, याद रखना दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन में और देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज होती है सैंग्वाइन टेम्परामेंट, या पर्टिकुलरली कोई गरीब लोग जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस होते हैं, और न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस का सीधा संबंध ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से होता है दोस्तों। A2 S2 C2 याद रख लेना, A2 S2 C2 किसी भी प्रकार के ग्लैंड्स के सिक्रेशन के लेवल पर वहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करती है। इसलिए
ये ओल्ड एज में देना है, लेकिन ये गरीब लोगों में। जिनको गरीब लोगों का मतलब ये नहीं कि जो लोग खाने पीने वाले हैं उनमें, जो लोग बिल्कुल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं, जिनमें ग्लैंडुलर सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं सीक्रेट हो रहा, और ग्लैंडुलर सिक्रेशन अगर प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा, आप मान के चलिएगा उसमें पूरा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एबनॉर्मल में होगा। माउथ के सैलाबा से लगाकर एनस के एरिया तक आप देख लो, सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वहां पर अब इस जो प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करते हो, सेकेंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सेकेंड या थर्ड डायल्यूशन। अगर आपको लग रहा है कि मैं सेकंड से कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में देकर देखो। तो ये छोटी छोटी टिप्स है दोस्तों। लाइट बंद अभी होना था, एक 5 मिनट का और टॉपिक है, ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप यहां पर क्रॉस करते हो तो A2, S5, F2, C5, WE, D4 में लीवर पर और स्प्लीन पर आप जरूर वहां पर कंप्रेस कराइए। ठीक है, स्प्लीन पर, लीवर पर जरूर कंप्रेस कराइए, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक आपको नजर आएगा, और जब उस लिंक पर आप जाएंगे ना, तो रिजल्ट और पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएंगे। आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पंज कराना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, गर्म पानी में डलवा लो और उसको कहो कि यहाँ पर बैठे बैठे स्पंज करे। ठीक है, जब आप स्पंज कराना शुरू करेंगे, रिजल्ट भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो व्यक्ति का ग्लाइसेमिक कंट्रोल को आप मॉनिटरिंग करते हो, वहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। जब आप मेन बात करते हो कि भाई मेन चीज तो आप गायब कर गए सर, गायब नहीं करा। S5, C5, F1, S6, C6, करेक्ट, याद रखना। ठीक है, और यहां पर ऐड करना A3WE। ठीक है, अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप नहीं दे रहे तो यहां C17 शामिल करिए, अन्यथा ऑप्शनल है C17 को शामिल करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, हमें नेगेटिव में जाना है। यदि आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डाल रहे हो तो वहां पर ऑलरेडी S13 मौजूद है, जिसमें ऑलरेडी C17 है, इसलिए देने की जरूरत नहीं। S5, C5, F1, S6, C6, A3W, it's a master remedy to control any type, every type of diabetes to D6 to D10 और थर्ड टू 10th डायल्यूशन। ये इतना बढ़िया प्रोटोकॉल है जिसमें बड़े से बड़े केसेस को आप बहुत इजीली कंट्रोल कर पा रहे हो दोस्तों, बहुत इजीली। लेकिन याद रखना, जब ये प्रोटोकॉल देने के बाद में भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, टेंशन लेना नहीं। C2 या C17, 1000, 5000 and 10,000, it's a total miracle protocol to cure almost all type of diseases। मैं अपने लेवल पर अपने लाइफ में इतना बेहतर रिजल्ट नहीं ले पाया हूं जो मैंने लिया। और आपके शुभांगी शर्मा मैडम, जिनका मैंने नाम लिया था दोस्तों नासिक की, उन मैडम के लेवल पर इस चीज को सबसे पहले प्रूव किया गया है कि C2 या C17 को 1000, 5000 या 10,000 में, अगर 10,000 में देना है मंथली एक बार, 3 महीने देना है 3 डोज। अगर आपको 5000 देना 15 दिन में एक बार, ठीक है, आपको देना है महीने में 2 डोज। लेकिन 1000 है 3 से 5 डोज, यानी आप पहले 15 दिन में 3 डोज, अगले 15 दिन में 3 डोज, टोटल 5 से 6 डोज आप दे दीजिए और आपका ये प्रोटोकॉल चला दीजिए। उम्मीद है दोबारा डायबिटीज का लेवल कभी भी आपको छू नहीं पाएगा, यानी आपका डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद में रीजनरेशन कराना है, वो आपको मैंने पूरी प्रोसेस बता दी, कैसे रीजनरेट कराना है ये आपका मकसद होना चाहिए। डायबिटिक को पूरा डाइट के थेरेपी पर लेकर आइए, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि डायबिटीज हम कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन हमें करते नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर आओगे तो बहुत इजी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक।
अब हमारा केबल और केवल एड्रिनल ग्लैंड बचा है, जो हम लोग आगे शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर ये 3 जो बजे, अपन 3:30 अपनी क्लासेस है, डेमो क्लासेस है। आप लोगों का 3:30 मैसेज आएंगे, जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैसेज आएंगे, और मैसेज के थ्रू पूरा हमको स्टडी करना है। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट का डेमो क्लास दूंगा, पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा कैसे उसको यूज करना है। उसके बाद में हम लोग मंडे से पूरा क्लासेस इसी पे शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट 3 का मंडे से पूरा टॉपिक इसी पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको लिंक का रास्ता नहीं देखना है, केवल मैसेज का रास्ता देखना है। मैसेज कैसे आएगा, अभी आप और हम बात कर रहे हैं, मैं अभी चालू करके आपको मैसेज भेज रहा हूं। ठीक है, कैसे आएगा अभी देख लो, 3:30 इसी तरह का आपको मैसेज आएगा। ठीक है सर जैसा सर नेट नहीं रहा समझो तो सर उसका डेमो का रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? डेमो का रिकॉर्डिंग जाएगा सर, सबको मिलेगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। कंप्यूटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं जी सर, कंप्यूटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीसी से। ट्राई करिएगा सर। कंप्यूटर का अगर आप जुड़ना है तो कंप्यूटर का पासवर्ड अलग मांगेगा, आपको डबल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मोबाइल से अटैच कर लेना कंप्यूटर पे, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन सर? आप कुछ पूछ रहे हैं? डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक आप ठीक करोगे तो डायबिटीज 100% आप ठीक कर सकते हो। आप मेटाबॉलिक ठीक ही नहीं कर रहे हो तो कहां से ठीक होगा? ठीक है ना? जी जी। अभी देखिएगा, आप लोग बात करते रहिए, आप लोग बात करते रहिए। जो लोग लाइव हैं, जिन लोगों के पास मोबाइल है, उसमें 5 मिनट के अंदर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आपको 3:30 और मैं भेजूंगा। अभी मैं केवल डेमो के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिनके पास आ जाए 2-4 लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आ गए सर। आ गया? हाँ सर। और किसी के पास आ गया आया? सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर आ गया मनीष सर। आ गया सर। तो ये है दोस्तों, आगे ये कैसे? जी ऐसे मैसेज आएगा, बस उसी क्लिक करके आपको ज्वाइन करना। अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, 3:30 हम लोग शुरू करेंगे डेमो क्लास। ठीक है, तो आप अभी आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो पूछ सकते हो आप। सर एप्लीकेशन में जैसे वो ही नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर उसमें। तो काय का सर? रिसीव्ड मैसेज सर। दो दोबारा डिलीट करके डाउनलोड कर लिए सर, उसमें जैसे स्टोरेज का ऑप्शन नहीं आता, ना ही मैसेज जैसे अभी आपने किया वैसे नहीं है, आया भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको ही क्यों नहीं आ रहा, दूसरों को तो आया ना। सर दूसरों मेरी में भी सेम प्रॉब्लम है सर, मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। मैं दूसरे फोन में भी कर चुकी हूँ, लैपटॉप पे भी कर चुकी हूँ कई जगह, लेकिन मेरे में भी नहीं आ रहा है वो ऑप्शन। वो मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था वही पेज शो कर रहा है। मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो आप चेंज कर दीजिए। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर का सिम कहीं मिस हुआ है शायद, इसलिए मेरे में नहीं आ रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम। आप मुझे, जो लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा कारण मुझे पर्सनल भेजो, कारण मैं देखूंगा। अगर आप लीगल हो तो मैं आपको ऐड करूंगा, अन्यथा इलीगलिटी के लेवल पर आपको मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करती हूँ। सर लीगल तो एक ही नंबर यूज कर रहे हैं, और तो ग्रुप में दूसरा डाल सकते हैं सर, हम भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं सर जो है ऐप में। ये समझ में नहीं आता आप लोग करते क्या हो। सर रात में कितने बजे क्लास शुरू होगी नाइट वाली? नाइट वाली होगी 8 से 9:30। ठीक है, सर आप क्या लोग, उसका लिंक मिलेगा सर? आप लोग नंबर दीजिए। ठीक है, सर नाइट वाला कहाँ पर आएगा लिंक उसका? आपको लिंक मैं अभी डाल दे रहा हूँ नाइट क्लास का। ठीक है, जी। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको लिंक आधे घंटे के अंदर। ठीक है, आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग नाम बताइए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं कर पाऊंगा तो कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। सर आपके पर्सनल पे आप ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम ग्रुप पार्ट 3 में डालिए। आप लोग जिनका भी नाम नहीं है, मोबाइल नंबर डालिए, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है सर जो ये ऐप है इसमें पिछले लेक्चर इस दोपहर वाले सारे आ चुके हैं सर? अब डाल चुका हूँ सर मैं।
आफ्टरनून क्लास के जो पर्टिकुलर CNS के सारे मेरे जो है लेक्चर उसमें जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी पार्ट 3 से। इसके बाद मैं ग्रुप एडमिन बनाऊंगा प्रकाश जैन सर को, ताकि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने लेक्चर्स हुए सारे 1 बाय 1, क्योंकि इतने सारे एक साथ डाउनलोड नहीं होते, धीरे धीरे करके उनको हम महीने 1.5 महीने में उनको भी ट्रांसफर करेंगे और तब आपको कहेंगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक तो है। ये कंटेंट में मिलेंगे ना सर सारे लेक्चर? सारे लेक्चर वहीं मिलेंगे जैसे अभी आपको मिल रहे हैं, ग्रुप वाइज। सर, पार्ट 2 ऐसा इसमें 21 नवंबर तक आए हुए, बाद के नहीं दिखा रहा जी। सर जितनी भी तारीख से मेरे डल रहे हैं ना, वो सब वहां डाल चुका हूं मैं, ठीक है। पता नहीं इसमें है नहीं पूरे जी। सर आज नाइट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं क्या लेक्चर सर? हुए कपिल सर, 9 तारीख से डल रहे हैं पूरे लेक्चर, देखो आप वहां पर मैंने अपने हाथ से डाले। सर वो तो 21 तक दिखा रहा है अपने कंटेंट में, तभी करो 21 के बाद के मैं डाल रहा हूँ ना भाई, 2 दिन के 3 दिन के मैं डाल रहा हूँ, कंटिन्यू डाउनलोड करके अभी डाल दूंगा मैं। सब पुराने तो सारे डाल चुका हूँ मैं वहां पर। 9 से मिल रहा है सर। करने में टाइम लगता है ना। हाँ सर, अब डाउनलोड 3-3 क्लास के डाउनलोड होना थोड़ा समझते नहीं सर हो आप। एक बात है, शायद जो फ्री लेक्चर है ना उसमें CNS के 2 लेक्चर डाल चुके हैं। हाँ ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ जी। सर जैसे सर, अपन ऐप शुगर में- में हेलो सर, हाँ जैसे सर ऐप को तो उसमें मैसेज खोलते हैं तो ऐप में स्टार्ट लर्निंग पे ओके करना पड़ेगा ना सर क्लास के समय? सीधा आपको जो लिंक भेजा है आप उस पे केवल क्लिक करिएगा, सीधे जुड़ जाओगे आप, ठीक है। ठीक है सर। सर नाइट क्लास में भी ज्वाइन करना है क्या सर? नाइट क्लास में लिंक डालूंगा, जिसको जुड़ना जुड़ जाइएगा। 2 लेक्चर है आज और कल के, आपको सीखने को मिलेगा, जिसको सीखना है ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, डाल दूंगा आप, ठीक सर है। टाइम क्या रहेगा सर? 8 से 9। सर कसरावत में जो कार्यक्रम होने वाला है उस समय में तो हमारा सर कुछ कार्यक्रम ऐसा है कि हम आने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर उसको पैसा अगर पेड करें तो हमको मिलेगा सर वीडियो? और वो वीडियो बनेगा तो वीडियो जैसे अभी बेंगलोर सेमिनार का डला है वैसा डलेगा, उसका जितना पेमेंट डालना हो वहां पर बताया जाएगा, डालकर आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आना चाहे मत आइए। लाइव जो ऐसे कुछ है समय का अति दिक्कत, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं सर, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी आ सकते हैं क्या? जैसे जिसका नाम नहीं है, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है सर, स्वागत है वहां पर, ओपन है। 250 लोगों की सीट है, 225 लोग हो चुके हैं, 25 और हुए, क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं है मेरे पास वहां पर। मेरे पास 40 रूम है, 40 रूम में 4-5 200 लोग एडजस्ट हो रहा है, 50 लोग के लिए तो कहीं भी घास में भी बैठ लेंगे, वहीं पे डुबकी डाल। कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके लिए खाना रहना सारी व्यवस्था मेरे पास है अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं। आज यही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।